हाय दोस्तों, मैं राजीव मिश्रा आप सभी लोगों का आपके YouTube चैनल एक्सीलेंट क्लासेस बी स्वतंत्र में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोगों को स्वतंत्र सर के द्वारा बताया गया था कि मेरे द्वारा आप लोग को बाल विकास यानी CDP का जो क्लास है मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों के प्रतीक्षा का समय खत्म हुआ और आते हैं हम संपूर्ण पाठ्यक्रम की चर्चा करेंगे। मेरा ये फर्स्ट क्लास है और इसमें आप लोगों को हम ये बताएंगे, मेन रूप से हमारा जो टारगेट है कि तैयारी करने का जो सबसे बढ़िया तरीका है वो ये है कि सिलेबस को हमें जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हम सिलेबस को जान जब जाएंगे सही से तो अपने लक्ष्य पे हम सही समय पे और सही तरीके से पहुंच जाएंगे। तो समय को ना जाया करते हुए चलते हैं अपनी सिलेबस की ओर और आप लोगों को, और जो ये हमारा सिलेबस बताने जा रहे हैं ये मेन अकॉर्डिंग है CTET के पैटर्न पे और टेट के है। अभी तो मैं CTET की मतलब बात कर रहे हैं और इसमें कुल मिलाकर के 4 टॉपिक जोड़ देते हैं तो बन जाता है सिलेबस किसका, टेट का बन जाता है। तो हम उसकी जिक्र करते हैं और इसको हम बाल विकास का जो हमारा चैप्टर है इसको हम यूनिट वाइज कर लेते हैं। तो हमारा पहला यूनिट होगा यूनिट ए के रूप में। चलिए दोस्तों, ये उस तरह का नहीं बन पाया था, इंग्लिश हमारी थोड़ी बहुत अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी प्रयास करते हैं। तो आते हैं, हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि बाल विकास की अवधारणा एवं सीखने से उसका संबंध। तो इसमें हम सबसे प्रथम बात ये करेंगे कि बाल विकास की अवधारणा यानी बाल विकास की हम परिभाषा की बात करेंगे, उसके उद्देश्य की बात करेंगे और शिक्षा में उसका प्रयोग किस प्रकार से करेंगे इस चीज़ की हम बात करेंगे। और सीखने से उसका संबंध यानी कि जो हम सीख रहे हैं उससे बाल विकास का क्या संबंध है और उसे अपने शिक्षण प्रक्रिया में कैसे प्रयोग करेंगे। तो ये हमारा पहला टॉपिक हो गया, बाल विकास की अवधारणा एवं सीखने से उसका संबंध। आते हैं हम दूसरे टॉपिक की बात करते हैं, विकास के सिद्धांत। विकास का सिद्धांत की जब बात हम करते हैं तो विकास के सिद्धांत में जो हम बात करेंगे इसमें 6 टॉपिक होंगे और हम उनको क्रम वाइज वहाँ पे अध्ययन करेंगे। अभी यहाँ पर सिर्फ हम इतने जानेंगे कि विकास के सिद्धांत हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो होगा। तीसरे टॉपिक पे जब हम जाएंगे तो वो हमारा क्या है, विकास को प्रभावित करने वाले कारक। अब यहाँ पे हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो पहला कारक जो यहाँ पर होगा साथियों, पहला कारक होगा वंशानुक्रम। और दूसरा कारक होगा वातावरण। यानी विकास को जो प्रभावित करेंगे वो या तो वंशानुक्रम प्रभावित करेगा और या फिर प्रभावित करेगा क्या, वातावरण करेगा। दोस्तों इसके बाद हमारा चौथा टॉपिक आता है समाजीकरण की प्रक्रिया, सामाजिक दुनिया, बच्चे। उसके बाद में शिक्षक, अभिभावक, समवयस्क मित्र। यहाँ पे समाजीकरण का मतलब यहाँ पे आया कि समाज से मतलब होता है कि समाज द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उसके सर्वसम्मति हमें कार्य करना होता है। और उसमें क्या होता है कि सामाजिक दुनिया यानी कि समाज के प्रति जो दुनिया है उसके क्या दृष्टिकोण है और इसमें किस तरह का योगदान होता है। एक शिक्षक का क्या योगदान होता है एक बच्चे के विकास में, समाजीकरण में, अभिभावक का क्या योगदान होता है और एक समवयस्क मित्र का क्या योगदान होता है और हम इसको कैसे शिक्षा में उपयोग कर पाएंगे इस चीज़ की चर्चा हम इस टॉपिक में करेंगे। उसके बाद में हमारा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर आ जाता है जिसका नाम है, इसको इम्पॉर्टेंट लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। इसको हम बहुत बेहतर तरीके से आप लोग को बताएंगे। अभी तो इतना जानिए कि जीन पियाजे महोदय जिन्होंने संज्ञानवाद पे दिया था, सिद्धांत इनका है संज्ञानवाद का। उसके बाद में कोहलबर्ग महोदय ने दिया है नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था और व्योगात्स्की महोदय ने दिया था सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था और यही को समीपता का सिद्धांत भी कहते हैं। और ये जानिए कि ज़्यादातर मतलब आपके टेट में हो या सुपर टेट में हो, CTET में हो, यहाँ से प्रश्न आना तय ही होता है। तो हम इसकी चर्चा करेंगे 5वें टॉपिक के रूप में। हमारा 6वां जो टॉपिक होगा बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा।
बाल केंद्रित शिक्षा उस शिक्षा को कहते हैं जिसमें बालक केंद्र में होता है, यानी कि बालक की इच्छा शक्ति और बालक के अनुसार उसको दी जाने वाली शिक्षा है जिसमें उसकी रुचि समाहित होती है, उसे हम बाल केंद्रित शिक्षा कहते हैं। इसके पहले जब एनसीएफ हमारा सन 2005 नहीं आया था तो ये थी शिक्षक केंद्रित व्यवस्था थी, लेकिन एनसीएफ सन 2005 के आने के बाद में ये बाल केंद्रित शिक्षा कर दिया गया है। उसके बाद में दूसरा शब्द इसमें जुड़ा है प्रगतिशील शिक्षा। प्रगतिशील शिक्षा का तात्पर्य यहाँ ऐसी है कि ऐसी शिक्षा जिससे बालक का सर्वांगीण विकास हो सके, अर्थात हमें ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जिससे बालक के सर्वांगीण विकास हो सके, जिसमें बालक के सामाजिक विकास, नैतिक विकास, भाषाई विकास, ज्ञान का विकास और संवेगात्मक विकास, ये सब उसके पहलू हैं। इसकी चर्चा हम इस टॉपिक में करेंगे जो टॉपिक नंबर हमारा है 6। उसके बाद में हम बात करते हैं टॉपिक नंबर 7, बहुआयामी बुद्धि। बुद्धि के बहुत से आयाम होते, बच्चा बहुत से तरीकों से बुद्धि को सीखता है, बहुत से तरीकों से। तो ये उसमें हम टॉपिक की बहस करेंगे कि इसके बहुत से आयाम होते हैं, वो आयाम कौन कौन से हैं हम इस टॉपिक में बात करेंगे। और हमारा 8वां टॉपिक जो है बुद्धि निर्माण का समालोचनात्मक परिप्रेक्ष्य, यानी बुद्धि निर्माण में एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है, हम उसके बुद्धि के निर्माण में कितनी सहभागिता निभा पाते हैं, कितनी उसकी सहायता कर पाते हैं, ये इस टॉपिक में बात करेंगे। और 9वां टॉपिक जो है भाषा एवं विचार, हम बात करेंगे भाषा एवं विचार की। इसमें हम भाषा के विषय में बात करेंगे, विचार के विषय में बात करेंगे। उसके बाद में हमारा 10वां टॉपिक आता है समाज निर्माण के रूप में लिंग, लिंग की भूमिका, लिंग पक्षपात और शैक्षणिक अभ्यास। ये जानिए कि जो ये शब्द यहाँ पे आया है कि समाज निर्माण के रूप में लिंग, अब यहाँ समझिए इस उस लिंग की बात यहाँ पे कर रहा है कि समाज द्वारा सौंपी गई अतार्किक ढंग से कार्य कि जैसे लड़का ये कर सकता है, लड़की ये नहीं कर सकती है, या लड़की ये कर सकती है, लड़का ये नहीं कर सकता है, इस तरह की जो चीज़ें हैं उसी को कहते हैं कि लिंग पक्षपात कहते हैं उसको हम। और लिंग की क्या भूमिका होती है और लिंग की शैक्षणिक अभ्यास में जो चीज़ें हम बात करेंगे उसको हम यहाँ पढ़ेंगे। फिर हमारा टॉपिक होता है 11वां टॉपिक आएगा अधिगमकर्ता के बीच वैयक्तिक विभिन्नता। विभिन्नता किस प्रकार की बात करता है, यानी जो हम अधिगम करता तो एक बच्चे को तो पढ़ाएंगे नहीं, बच्चे कई होते हैं वहाँ पर। अब उनके बीच में जो भिन्नताएं आती हैं उसको हमें समझना पड़ेगा। जब हम उनके बीच में भिन्नताओं को समझ सकते हैं तभी हम उनका सर्वांगीण विकास कर सकते हैं, यानी उनके लिए उपयुक्त शिक्षा व्यवस्था कर सकते हैं। तो ये किस तरह का भिन्नता होगी, ये जाति भिन्नता होगी, धर्म, समुदाय और लिंग के आधार पर, यानी जो इनकी विभिन्नताएं हम अध्ययन करेंगे वो जाति के आधार पर, धर्म, समुदाय और लिंग के। यानी कि हम जब बच्चे को पढ़ाएंगे तो उसमें बच्चे की धर्म, संप्रदाय, लिंग और जाति, चूँकि बच्चे क्या होता है कि उस समय जब वो पढ़ने आते हैं तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि जात के आधार पे लोग उनको डिवाइड कर देते हैं, धर्म के आधार पर कि ये फलाने जात का है, फलाने धर्म का है। तो शिक्षा में इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। शिक्षा में यह है कि सभी लोग बच्चे क्या हैं, समान हैं और सबको समान रूप से शिक्षा प्रदान की जाए। तो इसमें हम इस चीज़ की बात करेंगे कि कैसे इसको दूर किया जाए और किस तरह की शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए कि जिसमें इन सब चीज़ों की कोई प्रभाव ना पड़ने पाए। 12वां टॉपिक जो हमारा है सीखने के लिए परीक्षण। अब देखिए सीखने के लिए परीक्षण, तो हम जो परीक्षण करेंगे वो किसके लिए करेंगे, सीखने के लिए। और परीक्षण कैसा होगा, परीक्षण ये होगा कि एक विद्यालय आधारित परीक्षण होगा। कैसा होगा, विद्यालय आधारित। विद्यालय आधारित होगा। दूसरी चीज इसमें शामिल होगी, क्या चीज शामिल होगी, सतत, यानी जो हम इसका परीक्षण करेंगे वो सतत होनी चाहिए। जैसे आप लोग देखे होंगे प्राइमरी में गुरुजी पढ़ाते हैं तो आप लोग ये देखे होंगे कि एक एक महीने पे वो टेस्ट लिया करते हैं, तो यही चीज़ सतत है। उसके बाद में आप लोगों ने देखा होगा व्यापक मूल्यांकन।
व्यापक मूल्यांकन दिख रहा है आप लोग को यहाँ मूल्यांकन। तो व्यापक मूल्यांकन यानी कि जो साल के अंत में किया जाता है परीक्षा परिणाम घोषित करने के लिए, वही क्या है, व्यापक मूल्यांकन। यानी कि उसके सभी पक्षों का मूल्यांकन करने के बाद उसको रिजल्ट दिया जाता है। अब हम बात करते हैं इसमें, ये तो हो गया हमारा एक टॉपिक बचा अंतिम 13वां, प्रश्न निर्माण। यानी बच्चे के चेतन स्तर को, चेतन क्या होता है, चेतन मीन्स होता है कि हमारी ज्ञानेंद्रियां, जो 5 ज्ञानेंद्रियां है ना, उनके द्वारा फर्स्ट टाइम में जो भी चीज़ सुनी गई है या देखी गई है तो उसका जो हमें डाटा मिलता है वही चीज़ क्या है, वही चीज़ हमें हमारा ये बन गया। यानी ज्ञानेंद्रियों द्वारा फर्स्ट टाइम देख करके जो हमारे दिमाग में कंसेप्ट बना, यानी संप्रत्यय बना, वही क्या है, संवेदना है। और इसी चीज़ को प्रश्न निर्माण में हम जानेंगे। प्रश्न निर्माण में हमारा ये होगा कि ऐसे प्रश्नों का निर्माण किया जाए जिससे बच्चे की चेतन स्तर बढ़े, बौद्धिक स्तर बढ़े। हम यहाँ लिख दे रहे हैं चेतन स्तर बढ़ाने के लिए बौद्धिक स्तर का पता लगाने के लिए हम प्रश्न का निर्माण इस तरह से करेंगे कि चेतन स्तर जिससे बढ़ सके, बच्चे का बौद्धिक स्तर पता चले। और दूसरा चीज़ इसमें एक चीज़ और इंक्लूड करना चाहते हैं हम कि ऐसे प्रश्न का निर्माण हो कि जो बच्चे के बुद्धि के साथ साथ उसके लिए क्या हो, सुगम हो, ठीक है, और उसके आयु के स्तर के अनुकूल हो। हमारा ये जो बाल विकास का जितना टॉपिक था ये हमारा यहीं पे समाप्त हुआ। अगला यूनिट बी की हम बात करेंगे और यूनिट बी में जो है वो समावेशी शिक्षा है। तो आज आते हैं, हम उसको देखते हैं। हाँ चलिए, ये जो हमारा टॉपिक है ये यूनिट बी में जो टॉपिक हमारा है तो इसमें समावेशी शिक्षा की बात करेंगे। और समावेशी शिक्षा में सबसे प्रथम हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ता का पहचान करना, ठीक है। इसका मतलब यहाँ हुआ कि भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि वाले, इसका मतलब ये हुआ कि जो पृष्ठभूमि है जहाँ से बच्चे आते हैं, भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग पृष्ठभूमि के बच्चे आते हैं और उनका पहचान करना। इनमें कौन कौन से बच्चे आएंगे, वंचित बालक आएंगे और पिछड़े बालक आएंगे। और इनके जो शिक्षा व्यवस्था जो चीज़ें हैं इसमें हम अध्ययन जो करेंगे, इसमें जो बच्चे आएंगे वो जाति के आधार पर होगा, धर्म, संप्रदाय के, और इसमें समुदाय भी आएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें फिर आएगा हमारा दूसरा टॉपिक जो है सीखने में आने वाली समस्या के लिए बच्चों की आवश्यकता का पहचान करना। यानी शिक्षण कार्य करते समय शिक्षा में जो समस्या उत्पन्न होती है वो पहचान करना, बच्चों की आवश्यकता का पहचान करना, जिससे उनके शिक्षण कार्य को सुगम बनाया जा सके। और इसमें बच्चे किस प्रकार के होंगे, अशक्त बच्चे, जिन्हें हम असक्षम बच्चे भी कहते हैं। और इसमें बच्चे आएंगे विकलांग होंगे, विकलांग बच्चे, और इसमें मूक बधिर, ये सब बच्चे आएंगे, ठीक है ना। तो इनको पहचानना और इनके लिए शिक्षा की व्यवस्था करना। और तीसरा टॉपिक जो हमारा है वो है प्रतिभाशाली, सृजनशील एवं विशेष योग्यता रखने वाले बच्चे। अब बात करते हैं प्रतिभाशाली बच्चों के लिए, यानी वे बच्चे जो प्रतिभाशाली हैं, ठीक है। दूसरे बच्चे वे बच्चे जो सृजनशील हैं, यानी कि सृजन क्षमता जिनमें ज़्यादा है। और हम बात करते हैं विशेष योग्यता रखने वाले बच्चों की। जब इन बच्चों की हम पहचान कर पाएंगे तभी कि कौन बच्चा प्रतिभाशाली है, कौन बच्चा सृजनशील है
और किस बच्चे के अंदर कौन सी योग्यता है। जैसे विशेष योग्यता का मतलब यहाँ पर है कि हर बच्चा अद्वितीय है, यानी अलौकिक है। अद्वितीय मतलब अलौकिक है, और हर बच्चे में ये एक विशेष अलग गुण होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई बच्चा लिखने में बहुत बढ़िया हो तो पढ़ने में भी बहुत बढ़िया हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चा अच्छा गाना गा लेता हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छा तबला वादक भी हो जाए। तो ये ज़रूरी नहीं है, यानी कि हर बच्चे में अलग अलग गुण होते हैं और उसी को विशेष योग्यता कहते हैं। कि जो बच्चा अच्छा स्पीच दे लेता हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छा श्रोता भी हो। तो यहाँ पर हम विशेष योग्यता इसी के संदर्भ में बात करेंगे, और इसको हम जान करके तभी बच्चे का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। और हमारा चौथा टॉपिक जो होगा, अब यहाँ पे एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। ये जो 3 टॉपिक हमने बताए आपको, फर्स्ट टॉपिक, सेकेंड टॉपिक, थर्ड टॉपिक, ठीक है, ये हमारा बाल विकास का पोर्शन पूरा उतना रहेगा, ठीक है ना। बाल विकास में जितने टॉपिक हैं 13 टॉपिक वो पूरे रहेंगे, और ये 3 टॉपिक जो हैं ये मिला करके, ठीक है ना। और बाकी जो ये हमने नीचे लिखा है इन टॉपिक को, यानी 4, 5, 6, 7 को, ये 4, 5, 6 और 7 जो टॉपिक हैं, यही टॉपिक जब बढ़ जाते हैं तो ये क्या हो जाता है, टेट का सिलेबस हो जाता है। और नहीं तो ये सिलेबस किसका है, सीटेट का है। तो हम चूँकि पूरी बात कर रहे हैं, पूरी बाल विकास की बात कर रहे हैं, पूरी समावेशी शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो इसमें हम सीटेट और टेट को साथ में लेके चलेंगे, और मात्र 1, 2, 3, 4 टॉपिक पढ़ा देने से हमारा टेट भी कंप्लीट हो जाएगा, और तो हमारा सीटेट कंप्लीट हो ही रहा है। तो हम इन 4 टॉपिक को ले लेंगे तो हमारा टेट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए तो इसमें क्या होगा, शिक्षण विधियाँ होंगी, यानी शिक्षा में प्रयुक्त होने वाली विधियाँ, यानी कौन कौन सी विधि प्रयोग किया जाए, किस समय विधि प्रयोग किया जाए, जिससे शिक्षण कार्य सुगम हो सके। फिर इसी में आता है शिक्षण सूत्र। शिक्षण विधियों के अंतर्गत ही शिक्षण सूत्र आते हैं, कि शिक्षण सूत्र हमें ये चीज़ बताते हैं, सूत्र मतलब नियम होता है, ठीक है। ये हमें ये चीज़ बताते हैं कि हम किस हिसाब से, किस सूत्र का शिक्षण कार्य करते समय कहाँ पे प्रयोग करें, जिससे बच्चे के शिक्षण अधिगम जो है वो सफलतापूर्वक पूरा हो जाए। उसके बाद में हमारा 6वां टॉपिक है शिक्षण सहायक सामग्री, जिसको हम TLM भी कहते हैं, टीचर लर्निंग मटेरियल। तो शिक्षण कार्य करते समय हमें बहुत सारी सामग्रियों अलग से प्रयोग करना पड़ता है शिक्षण कार्य के लिए। तो उन कौन कौन सी सामग्रियाँ किस लिए सहायक हैं, कहाँ पे सहायक हैं शिक्षण कार्य के दौरान, उसकी हम चर्चा टॉपिक नंबर 6 में करेंगे, शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में। फिर हमारा चौथा टॉपिक जो है वो 7वां टॉपिक है परामर्श एवं सुझाव देने वाली समिति। यानी परामर्श सुझाव देने वाली समिति का मतलब यहाँ पर ये होगा कि शिक्षण कार्य के दौरान गवर्नमेंट द्वारा जो समिति बनाई गई है वो हमें समय समय पे हमें सुझाव देगी, हमें परामर्श देगी कि हमें अपने शिक्षण कार्य को कैसे करना है और किस तरीके से करना है जिससे सुगम हो सके। और इसके बाद में हमारा टॉपिक आता है यूनिट C आएगा, जिसमें हम शिक्षा शास्त्र की बात करेंगे, जिसको हम पेडागॉजी कहते हैं। आइए उसकी बात करते हैं। चलिए देखते हैं यूनिट C में जो टॉपिक हमारा है। पहला टॉपिक हमारा है कि बच्चे कैसे सोचते हैं, कैसे सीखते हैं, बच्चे विद्यालयी क्रियाकलापों में क्यों और कैसे असफल हो जाते हैं। यहाँ पर हम ये पहले जानेंगे कि बच्चे कैसे सोचते हैं, यानी बच्चे की सोच के विषय में हम जान पाएंगे, और बच्चे को हम देखेंगे किस तरह से बच्चे सीखते हैं, और बच्चे विद्यालयी क्रियाकलाप में क्यों और कैसे विफल हो जाते हैं। जब हम इन चीज़ों को जान पाएंगे तभी हम क्या कर पाएंगे, उसमें सुधार कर पाएंगे और उसको हम सुगम बना पाएंगे। उसके बाद में हम बात करते हैं दूसरा टॉपिक इसमें जो है, ये जो हमारा जो टॉपिक C है ना, ये शिक्षण अधिगम है। क्या है? शिक्षण अधिगम। शिक्षण अधिगम, जिसे शिक्षा शास्त्र भी कहते हैं। हाँ, उसके बाद हमारा टॉपिक जो इसी में है, पहला तो बता ही दिया आप लोगों को। दूसरा टॉपिक शिक्षण अधिगम की बुनियादी
प्रक्रिया, बच्चे के सीखने की रणनीतियाँ, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में अधिगम, सीखने का सामाजिक प्रसंग। इसका मतलब यहाँ पर हुआ कि शिक्षण अधिगम की बुनियादी हम जो प्रक्रिया यूज करते हैं वो हमारा कैसा हो और वो क्या चीज़ है, और दूसरी चीज़ बच्चों को सीखने की रणनीतियों के विषय में बात करेंगे कि बच्चे को सीखने के लिए किस प्रकार की रणनीति बनाई जाए जिससे बच्चे को सीखने में सुगमता हो। और तीसरा बात करते हैं कि समाज इसमें किस प्रकार की सहभागिता निभाती है बच्चे के सीखने में, और वही चीज़ हो गया कि सीखने का सामाजिक प्रसंग, कि समाज किस प्रकार से इसमें सीखने में सहभागिता निभाती है। तो ये हमारा टॉपिक दूसरा कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं हम तीसरे टॉपिक पे, समस्या समाधान करने वाले एवं वैज्ञानिक खोजकर्ता के रूप में बालक है। जैसा कि दोस्तों आप लोग को जानकारी हो या नहीं हो, हम बता देते हैं इस चीज़ को कि जीन पियाजे महोदय ने खुद कहा कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक होता है। बच्चा क्या होता है? एक नन्हा खोजकर्ता वैज्ञानिक होता है। उसके लिए शिक्षक सिर्फ क्या कर सकता है? एक सुगमकर्ता का कार्य कर सकता है। उस प्रकार से जैसे इसके पहले लोग कहते थे कि बच्चा कोरे कागज़ के समान होता है, बच्चे कुम्हार के घड़े के समान, लेकिन जब से NCF आया तब से ये सब चीज़ों को बंद किया गया और जीन पियाजे महोदय ने कहा कि बच्चा जो होता है और एक पौधे के समान होता है जो विकास करेगा। शिक्षक क्या करता है? एक सुगमकर्ता होता है कि उसके विकास के दिशा और दशा को सुनिश्चित कर सकता है, और इसीलिए उसको कहा गया कि बच्चा स्वयं एक क्या होता है? वैज्ञानिक होता है, खोजकर्ता होता है। और इसको कहने वाले जो महोदय थे वो जीन पियाजे महोदय हैं। बात करते हैं हम इसमें चौथे टॉपिक की, बच्चों के सीखने की वैकल्पिक अवधारणाएं। हम इसमें बच्चों के सीखने की व्यक्तिगत अवधारणाएं, इसकी परिभाषा जानेंगे। बच्चों की गलतियों को अधिगम का एक सोपान समझना चाहिए, यानी कि बच्चा अगर सीखने में बार बार त्रुटियां कर रहा है तो इसको सीखने का एक अंग ही समझा जाए, इसको अलग से ना समझा जाए, क्योंकि बच्चा बहुत सी गलतियां करके, बहुत सी अनुक्रिया करके वो सही अनुक्रिया पे पहुंचता है और तब वो सीख जाता है, फिर उसमें गलतियां वो नहीं करता है। तो बच्चा सही अनुक्रिया करने से पहले बहुत सी गलत अनुक्रिया करता है। उसी चीज़ को यहाँ पे कहा गया कि बच्चों की गलतियों को अधिगम का एक सोपान समझा जाए। बात करते हैं पांचवें टॉपिक की, संज्ञान एवं संवेग। संज्ञान का मतलब यहाँ पर हुआ ज्ञान, संज्ञान का मतलब यहाँ पे ज्ञान की बात की गई है, और संवेग का मतलब भावात्मक पक्ष यानी भाव प्रबोध की बात की गई है। सातवां टॉपिक जो हमारा आता है इसमें, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक एक तो होगा व्यक्तिक कारक, और दूसरा होगा वातावरण। ठीक, यानी अधिगम को ये भी प्रभावित कर सकता है, व्यक्तिक भी प्रभावित कर सकता है, और क्या वातावरण भी प्रभावित कर सकता है। उसके बाद में हम आते हैं टॉपिक डी में। ठीक है दोस्तों, ये यूनिट डी से पहले हमारा ये जो यहाँ वाला था, ये ब्लैक में लिखा था ना, इसको हम ध्यान नहीं दे पाए। छठवां टॉपिक जो हमारा है, अभिप्रेरणा और अधिगम। अभिप्रेरणा का मतलब यहाँ पर प्रेरणा, समझा, यानी प्रेरित करना, उसकी हम परिभाषा की बात करेंगे, और कहाँ प्रेरणा देना है, प्रेरणा कैसे देना है, और प्रेरणा क्यों देना है, इन चीज़ों की बात करेंगे। और अधिगम मतलब होता ही है सीखना। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये हमारा कंप्लीट हुआ, यूनिट सी कंप्लीट हुआ, जिसमें कुल टॉपिक की संख्या कितनी है? 7 टॉपिक हैं। कितनी टॉपिक हैं? कुल 7 टॉपिक हैं। अब हम बात करते हैं यूनिट डी में। यूनिट डी में मात्र 2 टॉपिक हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। क्या है दोस्तों? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पहला टॉपिक है NCF, इसका फुल फॉर्म होगा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, सन 2005 आया, और जिसमें ये चीज़ें बताई गई कि
बाल केंद्रित अभी आपको पहले बताया नहीं, बाल केंद्रित यहीं से आई कि बच्चे को केंद्र में रख करके बात की जाए, और इसमें दंड मुक्त शिक्षा की बात की गई, भय मुक्त शिक्षा की बात की गई कि बच्चे को शिक्षा के दौरान दंड नहीं दिया जा सकता है, भयभीत नहीं किया जाता है, और रटंत प्रणाली से शिक्षा मुक्त की जाए। पहले क्या होती थी, गुरुकुल व्यवस्था थी शिक्षा में, तो उसमें बच्चे को रटाया जाता था, ठीक है ना, और रट करके जो याद कर लेता था तो उससे ही सबसे ज़्यादा ज्ञानी मान लिया जाता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं किया गया कि बच्चे को रटाया जाए। बच्चा जब स्वयं सीखेगा तो वो ज़्यादा समय तक अस्थायी उसके दिमाग में होगी, और वही चीज़ क्या है, एनसीएफ है, इसका हम फुल फॉर्म आपको बता ही दिए हैं। अब बात करते हैं दूसरा आरटीई का। इसका फुल फॉर्म होगा राइट टू एजुकेशन। बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम सन 2009 में आया, जो ये लागू हुआ किसमें, 10 में लागू हुआ। आया तो 9 में ही, लेकिन लागू किस में हुआ, सन 2010 में लागू हुआ। इसका मतलब यहाँ पे था कि हर बच्चे का अधिकार है कि उसे शिक्षा मिलनी चाहिए। 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के सभी बालक की शिक्षा जो व्यवस्था है वो गवर्नमेंट, यानी जिस राज्य में आप रहते हैं उस राज्य का राज्य सरकार इसका मुफ्त शिक्षा व्यवस्था किया है, और इसकी जो खर्चे होंगे वो सरकार स्वयं वहन करेगी। और ये अधिकार है कि हर बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए। और इसमें क्या होता है, माता पिता का उत्तरदायित्व होता है, अभिभावक का होता है कि उनके लिए शिक्षण में सहायता प्रदान करें। तो दोस्तों ये रही पूरी सिलेबस हमारी, ठीक है ना। और आपको मैं ये वादा कर दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ कि यदि आपने सिलेबस को याद कर लिया तो मैं आपको गारंटी के साथ ये बता सकता हूँ कि आपका चाहे वो सीटेट हो, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, चाहे ये हो और चाहे आपका TET हो, इसमें यूपी जुड़ा होता है, जो हम स्पेशल यूपी के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट ये प्रारंभिक परीक्षा है, ठीक है ना। इसको जब आप पास कर लेंगे तभी आप किस में जाएंगे, सुपर टेट में जाएंगे। तो ये और ये आप गारंटी के साथ पास हो जाएंगे, इस बात की मैं पूरी वादा करता हूं आप लोगों से। और आपको जितने भी टॉपिक आपको हमारे द्वारा प्रदान किए गए हैं, ये आपको क्रमवाइज सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ाए जाएंगे। बस आप लोगों का काम क्या है कि हम इतना मेहनत अगर कर रहे हैं तो आप हमारे हौसलों को बढ़ाएं। हाँ, अगर कोई त्रुटियां होती है तो आप सलाह दे सकते हैं, उसमें आपकी सलाह को सहज स्वीकार किया जाएगा। तो अब यहीं पे, और ये चीज़ें जो हैं, ये आपका जो रीड का एग्ज़ाम है राजस्थान करवाती है, उसमें बहुत ही कारगर है। पूरी सिलेबस आप उठाकर देखिएगा, जितनी मैंने बातें को बताया है, ये चीज़ें आपको वहाँ पूरी की पूरी सिलेबस यही है। और जो परीक्षाएं अब करवा रही है ना, वो सारी परीक्षाएं टेट भी सीटेट पैटर्न पे करवाने लगी है। यानी वो ऊपर से नहीं प्रश्न पूछ रहा है, वो ये जान रहा है कि आप प्रश्न को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। चलिए इसको सिलेबस को यहीं पर वो करते हैं, मतलब समाप्त करते हैं, और अगला जो टॉपिक आपका होगा वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। उस टॉपिक में जो हमारा स्टार्टिंग होगा वो होगा शिक्षा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई और मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। ये टॉपिक हम पढ़ाने के बाद तब फिर बाल विकास पे चलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन, और आप लोग इस लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।